नमस्कार, शाम के 7 बजे हैं। खबर दमदार के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। चंदौली में 27 लाख कैश बरामद हुआ है। डीडीयू जीआरपी को बड़ी सफलता हाथ लगी है। चेकिंग के दौरान रेलवे पुलिस ने 27 लाख कैश के साथ एक लड़के को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में लड़के ने बताया कि वो कैश हावड़ा लेकर जा रहा था। आरोपी ने बताया कि उसके मालिक ने कैश ले जाने को कहा था। वहीं सूचना के बाद आयकर विभाग की टीम जांच पड़ताल में जुटी है। के क्रम में कल रात को 11 बजे यहाँ पर एक संदिग्ध व्यक्ति को चेक किया गया, जिसके पिट्ठू बैग में 27.5 लाख रुपए कैश मिले थे। पूछताछ करने पर इसने अपना नाम गौरव सेठ पुत्र ऋषि कुमार सेठ निवासी गोपीगंज बताया और प्राप्त किए गए 27.5 लाख रुपयों के संबंध में ये कोई डॉक्यूमेंट प्रस्तुत नहीं कर सका। अतः जो आयकर विभाग है वाराणसी, उसको सूचना दी गई और वो यहाँ पर आके उन्होंने अपनी आवश्यक कार्रवाई की गई। खबर कानपुर से है। कानपुर में धर्मांतरण का मामला सामने आया। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी उसे बहला फुसलाकर घर से भगा ले गया, फिर रेप किया। अब आरोपी ईसाई धर्म अपनाने का दबाव बना रहा है। लड़की ने पुलिस कमिश्नर ऑफिस में गुहार लगाई है। लड़की ने बताया कि आरोपी निखिल उसकी बिल्डिंग में रहता था। प्रेम जाल में फंसाकर उसे लखनऊ ले गया। मंदिर में शादी की। रेप के बाद धर्मांतरण का दबाव बनाने लगा। जब लड़की ने मना किया तो उसे मारपीट कर घर से निकाल दिया। एक लड़का था, वो पहले अपना खुद को बताता था कि हम हिंदू हैं, तो हमसे 2 साल उसने ऐसे ही बात की। बात करने के बाद फिर उसने हमसे हिंदू बताने के लिए हमसे मंदिर में शादी कर ली और वो काशीराम कॉलोनी में रहता है। फिर हमसे कहता है कि हम क्रिश्चियन हैं, अपना धर्म परिवर्तन कर लो। तो हमने कहा नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। तब उसने हमें मारा पीटा और उसके घर वाले भी कहते हैं कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हम तुम्हें नहीं रखेंगे। आज जनता दर्शन में एक युवती के द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें उसने बताया कि उसने एक दूसरे युवक के साथ में अपनी मर्जी से शादी करी थी और कुछ दिन साथ में रहने के बाद उनके बीच में आपस में कुछ विवाद उत्पन्न हो गया। आज उसी को लेकर के वो युवती जनता दर्शन में यहाँ कार्यालय आई थी और वो कह रही थी कि दूसरे लड़के ने उसके ऊपर धर्मांतरण का आरोप प्रयास किया है। मुस्लिम युवक ने झांसे में लेकर शादीशुदा हिंदू महिला से दोस्ती की। उससे शादी की 2 साल बस्ती में महिला के साथ रहा, फिर एक दिन अचानक फरार हो गया। महिला युवक की तलाश करते हुए गांव पहुंची तो पता चला कि महिला जिस लड़के के साथ रह रही थी वो मुस्लिम निकला। उसका नाम अनीस है। वो पहले ही 3 शादियां कर चुका है और तीनों पत्नियों को तलाक भी दे चुका है। पुलिस ने मामले की जांच करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी की जांच जारी है। और हमको नहीं पता था कि शादीशुदा है, छुपा लुका के शादी किया है हमसे और इनके रहने के बाद भी हमसे शादी कर लिया। फिर हमको छोड़ के इनके पास चला गया। ऊपर से मेरे ऊपर केस भी दर्ज करा दिए सब की लड़का गायब है। ससुराल आया था, लड़का गायब है, लेकिन इनके पास वो था। बाद में पता चला। हाँ, आपसे पहले कितनी शादी हो चुकी? 4 शादी हो चुकी, 3 हो चुकी थी, चौथी मैं हूँ। मेरा उससे तलाक हो गया तो फिर क्या करेंगे हम उसके साथ। अब सब कुछ खत्म हो गया। सारे भाइयों का हिंदू टाइप का नाम है। जैसे बड़े का सुनील नाम है, इसका सूरज नाम है, बीच वाले का छोटे वाले का मुन्ना नाम है। बुलाने उलाने में तो रहता है, सब हिंदू है, लेकिन कुछ अंदरूनी मुस्लिम भी नाम है। जैसे उसके पिताजी का कोई नाम बुला दिया था गाँव में, लेकिन मोहम्मदीन नाम है। क्या लगता है आपको, ये शादी करने का एक इनका रैकेट चल रहा है क्या? अब रैकेट चल रहा है ये तो अब क्या बताया जाए। गांव में कोई इसके भनक नहीं है। शादी कैसे लोग कर लेते हैं, सब लोग सोचते हैं कि कैसे कौन आ गया करके चला गया शादी। तो शादी से तब पता चलता है कि हाँ शादी हो गया है। अमरोहा के पेनेसिया अस्पताल में महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। परिवार वालों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया और जमकर हंगामा किया। बवाल की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन देकर हंगामा कर रहे लोगों को समझाया और शांत कराया। नारायण साकार हरि से जुड़ी बड़ी खबर है। अलीगढ़ में बाबा नारायण साकार हरि की लोकेशन मिली है। भक्त के मुताबिक बाबा को अलीगढ़ आश्रम से सुबह जाते हुए देखा गया है।
अलीगढ़ के नगला मानसिंह इलाके में बाबा का आश्रम है। हाथरस हादसे के बाद से बाबा की तलाश की जा रही है। 2 जुलाई को हाथरस में सत्संग के दौरान भगदड़ में 123 लोगों की मौत हुई थी। इस मामले में सत्संग का मुख्य आयोजक देवप्रकाश मधुकर समेत कई सेवादार पुलिस की गिरफ्त में हैं। मैं इस वक्त अलीगढ़ में मौजूद हूं और अलीगढ़ में नारायण साकार हरि सूरजपाल का एक आश्रम निकल कर आया है। यहां चश्मदीद ने बताया कि उन्हीं ने सन 2000 में नारायण साकार हरि को यह आश्रम दिया था। 1600 वर्ग गज यह आश्रम है और वह शख्स इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। मैं उनसे बात करना चाहूंगा। मनोज जी, आप ये बताइए क्या कहना चाहेंगे, क्या ये पूरी जगह आप ही की है? जी हाँ, हमने खरीद के सत्संग के आश्रम में दी हुई है। कितने समय पहले आपने ये जमीन दी थी? ये 2005 के लमसम हमने जमीन दी है। इसका जो यहाँ सत्संग होता है, यहाँ पर शिलान्यास किसने किया था? इसका प्रभु जी ने शिलान्यास किया था। क्या नाम है उनका? उनका साकार विश्वहरि उर्फ सूरजपाल सिंह। आते थे वो यहाँ पर? जी हाँ, यहाँ पे 2-3 बार आए हुए हैं वो, और सत्संग भी उनके हुए हैं जब से लॉकडाउन हुआ है, जब से बंद हुए हैं। ये मेरे साथ मनोज मौजूद थे जिन्होंने ये जमीन या आश्रम सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि बाबा को दिया था। एक शख्स और मेरे साथ मौजूद हैं जो पिछले 20 साल से बाबा से जुड़े हुए हैं और बाबा के प्रति उनकी कई आस्था है। आप क्या कहेंगे, बाबा के प्रति आप क्या मानते हैं? बहुत बढ़िया बाबा जी, बहुत बढ़िया है, हमारे कोई परेशानी नहीं, सबसे बढ़िया बाबा जी हैं। और ये जो कहते हैं कि पाखंडी हैं, ये वो हैं, कुछ नहीं, बाबा जी एक बढ़िया है। क्या बाबा जी के जुड़ने के बाद आपके मन में और आपके विचारधारा में क्या क्या बदलाव आया? बहुत बदलाव आया। पहले हम दारू पीते थे, मीट खाते थे, मछली खाते थे, और आज हम कुछ नहीं, तम्बाकू भी नहीं खाते हैं और बढ़िया हैं हम। आज 100 रुपए कमा ले तो भी हम पेट भर के रोटी खाते हैं। मौत हुई है, कहीं ना कहीं कुछ लोग बाबा जी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। अगर बाबा जी पे आरोप सिद्ध हुआ तो आपका अगला कदम क्या होगा? नहीं, बिल्कुल सड़क पर उतरे आएंगे। किस तरीके से उतरेंगे? बिल्कुल मरबेगू और मारबेगू। बाबा हमें से कभी रुकेगा तो हम मरबे मारबे तैयार। बाबा जी को लेकर क्या मानते हैं? बाबा जी यहाँ पर आपने देखा आते जाते हैं, आप कहते हैं अंतर्यामी, आप बाबा जी को याद करते हैं क्या? हाँ, याद करते हैं हम। दिखते हैं, बिल्कुल दिखते हैं हमें। आज दिखे थे आपको? हाँ, सवेरे दिखे थे बाबा जी। ये मेरे साथ वो शख्स मौजूद है जो यहाँ पर बाबा जी के पूरी तरीके से रंग में रगे हुए हैं। बाबा जी के कई चमत्कार इन पर हुए हैं और उन चमत्कार के बदले इनकी जीवन यापन पूरी तरीके से बदल चुका है। कैमरा पर्सन से कहूंगा तस्वीर दिखाएं। ये वही आश्रम है जहां नारायण साकार हरि भोले बाबा उर्फ सूरजपाल ने यहाँ इसका शिलान्यास किया था और यहाँ पर सत्संग होते थे। सत्संग होने के अब इन लोगों का कहना है कि यहाँ कुछ समय से सत्संग नहीं हो रहा है और उसका कारण है कि नारायण साकार हरि अन्य राज्यों में, अन्य जनपदों में सत्संग कर रहे हैं। हाथरस में भगदड़ की घटना के बाद सुर्खियों में आए नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। भोले बाबा समेत कई फर्जी बाबाओं की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। भोले बाबा को लेकर साधु संतों की सबसे बड़ी संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का बड़ा फैसला लेने वाला है। अखाड़ा परिषद भोले बाबा को जल्द ही फर्जी संत घोषित करेगा। लोगों से भोले बाबा जैसे फर्जी संतों से आगाह रहने की अपील की जाएगी। अखाड़ा परिषद जुलाई के तीसरे हफ्ते में प्रयागराज में बैठक करेगा और इस बैठक में भोले बाबा समेत संत और भगवान होने का दावा करने वाले कई बाबा और कथावाचकों को फर्जी बाबा घोषित किया जाएगा। हाथरस सत्संग कांड में घायलों से मिले नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद भी पहुंचे। जिला अस्पताल में भर्ती मरीजों से मिलकर चंद्रशेखर ने उनका हालचाल जाना। चंद्रशेखर ने मृतकों के परिजनों से भी मुलाकात की और हर संभव मदद दिलाने के प्रयास का भरोसा दिलाया। मृतकों के परिजनों से भी मुलाकात की गई। तो मृतकों के परिजनों से भी मुलाकात चंद्रशेखर के द्वारा की गई। अस्पताल जाकर चंद्रशेखर ने मुलाकात की। नीट मामले में सुप्रीम कोर्ट में दायर 38 याचिकाओं पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से
शाम 5 बजे तक स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। कोर्ट ने कहा है कि हम नीट परीक्षा की पवित्रता सुनिश्चित करने के बारे में चिंतित हैं ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों। सरकार को प्रसिद्ध विशेषज्ञों की एक टीम गठित करने पर विचार करना जरूरी है। कोर्ट ने काउंसलिंग पर फैसला केंद्र सरकार और एनटीए के जिम्मे छोड़ दिया है। पूरे मामले में अब तक क्या कदम उठाए गए, इस पर एनटीए और केंद्र सरकार को जवाब देना है। सीबीआई को भी स्टेटस रिपोर्ट बुधवार शाम 5 बजे तक देनी होगी। गुरुवार यानी 11 जुलाई को मामले की अगली सुनवाई होगी। नीट को लेकर लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। वाराणसी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री जनसंपर्क कार्यालय को घेरने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें आधे रास्ते पर रोक दिया। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं में धक्का मुक्की हुई। छात्रों ने जमकर विरोध और नारेबाजी की है। जैसे कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को बैन किया जाए, जो एग्ज़ाम हुआ नीट में, एग्ज़ाम में जो भी शॉर्ट कमिंग्स हुई उसको एक री एग्ज़ाम देते हुए सभी स्टूडेंट्स को इक्वल प्लेइंग फील्ड दिया जाए। जो भी उन्होंने हमें ज्ञापन दिया है ये हम आगे तक उनका मैसेज पहुंचा देंगे। फिलहाल के लिए पीसफुल प्रोटेस्ट का अभी वो अपना मैसेज क्लियर कर चुके हैं। आज भारतीय सेना को 35,000 असॉल्ट क्लासेस को AK-203 राइफल मिल गई है। खास बात यह है कि राइफल अमेठी में तैयार की गई है। अमेठी के मुंशीगंज में स्थित HAL कैंपस के अंदर इंडो रशियन राइफल प्राइवेट लिमिटेड में राइफल तैयार हुई है। कम वजन और अधिक दूरी की मारक क्षमता वाली इस राइफल से सेना के जवानों को लाभ मिलेगा। पूर्व सांसद स्मृति ईरानी ने इसे लेकर खुशी जताई है। 3 मार्च 2019 को प्रधानमंत्री मोदी ने इस फैक्ट्री का शिलान्यास किया था। अमेठी के मुंशीगंज में स्थित आयुध निर्माण फैक्ट्री में दुनिया की शक्तिशाली राइफलों में शुमार AK-203 असॉल्ट राइफल को भारतीय सेना को सुपुर्द किया गया है। 35,000 राइफलों की खेप भारतीय सेना को दी गई है, जिस पर अमेठी की पूर्व सांसद ने भी जिक्र किया है और कहा कि मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिल रहा है। पप्पू पांडे, न्यूज़ 18, अमेठी। खबर रामपुर से है। जेल में बंद आजम खान के हमसफर रिसोर्ट में जांच के दौरान सरकारी जमीन के कुछ हिस्से मिले थे, लेकिन इस मामले में तहसीलदार कोर्ट के आदेश के बाद भी कार्रवाई नहीं की गई। अब इसे लेकर बीजेपी MLA आकाश सक्सेना ने जिला प्रशासन को एक लेटर लिखा है। आकाश सक्सेना ने कार्रवाई नहीं होने से नाराजगी जताई है। आजम ने पूरे उस पर जो खाद के गड्ढों पर कब्जा कर वो रिसोर्ट अपना बनाया। तो ये जितना हिस्सा जो खाद के गड्ढों का है हमने इनको बताया था, इसकी बाकायदा जांच हुई थी। जांच होकर मुकदमा चला था। उसके बाद तहसीलदार की कोर्ट ने उस पर आदेश किया था कि हाँ ये सही है। उसमें जो जुर्माना बनता है वो भी इनको अदा करना चाहिए था और खाद के जो गड्ढे उसको खाली जगह प्रशासन को कराना चाहिए। इसी के परिप्रेक्ष्य में ये लेटर आज लिखा गया और आज ही नहीं, पहले भी कई बार इस पर कहा जा चुका है, लेकिन उस पर अभी तक इसमें इन लोगों ने संज्ञान में नहीं लिया। और कोर्ट के आदेश, चाहे छोटी कोर्ट हो या बड़ी कोर्ट, अगर उसके आदेशों की अवहेलना होती है तो वो गलत है। नोएडा के सेक्टर 2 में बंद फैक्ट्री में आग लग गई। फायर ब्रिगेड के 6 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। नोएडा अथॉरिटी ने 1 साल पहले इस फैक्ट्री को सील किया था। आग कैसे लगी इसकी जांच की जा रही है। नोएडा में फैक्ट्री में आग लगी, ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आग पर काबू पाया गया है। कपिल 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 गाड़ी को समूह वाले कपिल 2 गाड़ी। और अब वक्त है ब्रेक पर जाने का, लेकिन ब्रेक से पहले एक जरूरी संदेश। क्या आपने कभी उस हवा के बारे में सोचा है जिसमें आप सांस लेते हैं, जो पानी आप पीते हैं, जो आपके पैरों के नीचे है? हमारा ग्रह, हमारा घर अभूतपूर्व चुनौतियों का सामना कर रहा है।
चिलचिलाती गर्मी से लेकर अनियमित मानसून चक्र तक, ये सब जलवायु परिवर्तन के प्रभाव हैं। लेकिन यहां पर न्यूज़ 18 पर हमारा मानना है कि अभी भी उम्मीद बाकी है, इसलिए हम एक बेहतर समाधान लेकर आ रहे हैं जो वास्तविक अंतर ला सकता है। ये एक सरल कार्य है, परिवर्तन का प्रतीक है, हरित कल के प्रति प्रतिबद्धता है। बने रहें, क्योंकि साथ मिलकर हम एक स्थायी भविष्य के बीज बो सकते हैं। आज रात 8 बजे। दुनिया में बढ़ते जलवायु परिवर्तन के लिए एक देश एकजुट होकर उठाएगा कदम। जानिए कैसे 1 अरब हाथों में है दुनिया की तकदीर, जो लिखेंगे एक नया भविष्य। स्वागत है। ब्रेक के बाद लखीमपुर खीरी के मैलानी नानपारा रेल ट्रैक जल बहाव की चपेट में आ गया है। शारदा नदी के पानी से रेलवे ट्रैक को नुकसान पहुंचा है। ट्रैक के नीचे से नदी का पानी बहने लग गया है। रेल का आवागमन बंद कर दिया गया है। पलिया तहसील के अतरिया गांव के पास का ट्रैक के नीचे से पानी बह रहा है। लखीमपुर खीरी में शारदा नदी के बढ़े जलस्तर से नानपारा मैलानी रेलवे ट्रैक 3 जगह से डैमेज हो गया है। जानकारी होने पर गांव वाले और रेलकर्मी मौके पर पहुंचे और जेसीबी मशीनों और पत्थरों को डालकर कटाव और बंद किया गया। फिलहाल मजदूर ट्रैक की मरम्मत कर रहे हैं। लखीमपुर खीरी के नानपारा मैलानी रेलवे ट्रैक के किनारे खड़े हैं। आप विजुअलों में देख सकते हैं शारदा नदी के उफान के चलते शारदा नदी ने ये जो यहाँ पे ट्रैक को डैमेज कर दिया है, इसको बोरी लगाकर ट्रैक को बचाने का रेल प्रशासन कोशिश कर रहा है। आप देख सकते हैं लगभग किलोमीटर के दायरे में लगातार शारदा नदी इस रेलवे ट्रैक के किनारे बह रही है। और आप विजुअलों में साफ देख सकते हैं ये तालाब या नदी नहीं है, ये खेत है, यहाँ खेती होती है। तो आपको सामने दिख रहा होगा कि गन्ने के जो खेत हैं, छोटी छोटी पत्तियां ही गन्ने की दिखाई दे रही है। लगभग 7 से 8 फुट के आसपास पानी यहाँ पे भरा हुआ है और दूर तक समुद्र जैसा नजारा ही दिखाई दे रहा है किलोमीटर तक। और ये शारदा नदी के उफान के चलते ट्रैक के किनारे लगातार शारदा नदी हिट कर रही है और इसको क्षतिग्रस्त कर दिया है। 2 या 3 जगह से क्षतिग्रस्त कर दिया। रेल प्रशासन लगातार लगा हुआ है। खबर बागपत से है। दिल्ली सहारनपुर रेलवे रूट पर टटीरी रेलवे स्टेशन के करीब रेलवे लाइन फ्रैक्चर होकर टूट गई थी। इसके ऊपर से कई ट्रेन गुजरी। गनीमत रही कि पटरी टूटी होने के बावजूद भी कोई हादसा नहीं हुआ। रेलवे लाइन का निरीक्षण कर पहुंचे कीमैन ने जब पटरी टूटी हुई देखी तो अधिकारियों को जानकारी दी। मौके पर पहुंचे रेलवे अधिकारियों ने पटरी को मरम्मत कराकर इस लाइन को सही कराया। बड़ा भी हादसा हो सकता था, लेकिन कीमैन की मदद से उसको बचाया जा सका। और बहुत ही लंबा ट्रेन हादसा हो सकता था, लेकिन कीमैन की मदद से उसको बचाया जा सका। और हमने जो उतर कर देखा, वाकई ऐसा लगा कि इसमें एक और ट्रेन और गुजर जाती जो तुरंत पलट जाती और बहुत बड़ा हादसा होने से बच गया। पीलीभीत में कई दिन से हो रही भारी बारिश ने कहर बरपा रखा है। नदियां भी उफान पर हैं। हरदोई ब्रांच नहर के पानी के तेज बहाव में पीलीभीत से लखीमपुर जाने वाली रेलवे ट्रैक के लिए बनी पुलिया बह गई। रेलवे की पुलिया टूटने से रेलवे की आवाजाही बाधित हो गई है। कई ट्रेनों को रद्द करना पड़ा है। पीलीभीत में बारिश आफत बन चुकी है। 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है। शारदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। देवहा नदी भी अब उफान पर आ गई है। बनबसा बैराज और दियोनी डैम से पानी और छोड़ा गया है। पानी के तेज बहाव में रेलवे की पुलिया बह गई है। जिले को जोड़ने वाले कई मुख्य मार्ग भी कई जगहों पर कट गए हैं। प्रशासन हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है, लेकिन फ्लो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रयागराज में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। हालांकि यमुना का जलस्तर स्थिर बना हुआ है। बाढ़ के खतरे को देखते हुए सिंचाई विभाग अलर्ट मोड में आ गया है। सिंचाई विभाग का बाढ़ प्रखंड हर 4 घंटे पर गंगा और यमुना नदियों की जलस्तर की माप कर रहा है। उत्तराखंड में लगातार बारिश होने से वहां के कई जिलों में बाढ़ आ गई है। इसके चलते हरिद्वार बैराज से गंगा में पानी लगातार छोड़ा जा रहा है। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रयागराज में निगरानी बढ़ा दी गई है।
हालांकि गंगा अभी खतरे के निशान से करीब 10 मीटर नीचे बह रही है। स्तर इस समय बढ़ रहा है, करीब का 2-3 फीट पानी आ गया है। किस तरह से लोग पीछे जा रहे हैं, सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं? नहीं, सुरक्षित स्थान अभी तो है ही है, अभी सुरक्षित स्थान है, अभी कोई ज्यादा जल नहीं बढ़ा हुआ है, अभी भी 3-4 फीट पानी बढ़ा हुआ है। क्या लग रहा है आपको कि अभी आगे और बढ़ेगा? हाँ, आगे तो बढ़ेगा ही। अब जुलाई का महीना है, सावन का महीना है, सावन में जल बढ़ता ही है। यहाँ 3 दिन से पानी मतलब बढ़ रहा है, जब 3-4 फीट आ गया है पानी। छप्पर पे जो लगा हुआ है सब आगे अपना हटा रहे हैं, उसको बाकी जो रास्ता है सब मतलब बिखर गया है पानी को। गोरखपुर से होकर बहने वाली सभी नदियां उफान पर हैं। पूर्वांचल में हो रही जोरदार बारिश और नेपाल की ओर से पानी छोड़े जा रहा है। राप्ती, रोहिणी, घाघरा, गोर्रा सभी नदियां उफान पर हैं। गोरखपुर में करीब 150 गांव बाढ़ के नजरिए से सेंसिटिव हैं, इसलिए जिला प्रशासन ने बाढ़ से बचाव की तैयारी में जुटा हुआ है। मानसून आने के बाद हो रही जोरदार बारिश और नेपाल द्वारा पानी छोड़े जाने के बाद गोरखपुर से होकर बहने वाली सभी प्रमुख नदियों का जलस्तर इस वक्त बढ़ा हुआ है। सभी नदियां चढ़ाव पर हैं, चाहे वो राप्ती हो, गोर्रा हो, घाघरा हो, कुआनो हो या अन्य जितनी भी नदियां गोरखपुर से होकर या अगल बगल से बहती है, सभी नदियां इस वक्त चढ़ाव पर हैं, जिस पे जिला प्रशासन नजर बनाए हुए है। हालांकि राहत की बात यह है कि अभी कोई भी नदी खतरे के निशान को पार नहीं की है, लेकिन जिस तरीके से राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, उससे उम्मीद जताई जा रही है कि अगले 48 घंटे में ये खतरे के निशान तक पहुंच सकती है। अगर नेपाल और पानी छोड़ देगा तो गोरखपुर के करीब 150 ऐसे गांव हैं जो बाढ़ से प्रभावित हो सकते हैं। इसके लिए जिला प्रशासन ने अपनी तरफ से तैयारियां पूरी कर रखी हैं। सभी जगहों पे जो बाढ़ चौकियां हैं उनको अलर्ट कर रखा है, साथ ही पीएससी को भी अलर्ट कर रखा है। आपदा प्रबंधन विभाग पूरी तरीके से अलर्ट है कि अगर गांव चारों तरफ से पानी से घिरते हैं, गांव मुरुंड होते हैं, तो वहां पे राहत सामग्री पहुंचाई जा सके और जो लोग हैं उनको सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। तो जिला प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है। लेकिन जिस तरीके से नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है, आने वाला 48 घंटा गोरखपुर के लिए क्रूशियल हो सकता है और गोरखपुर के आसपास जो जिले हैं वहां पर भी इस वक्त इसी तरीके की कमोबेश स्थिति बनी हुई है। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज 18 गोरखपुर। खबर गोंडा से। आज जल शक्ति मंत्री स्वतंत्रदेव सिंह ने बाढ़-खंड की परियोजनाओं का निरीक्षण किया। मंत्री ने तटबंध का जायजा लिया। इस दौरान मंत्री के साथ बीजेपी विधायक भी मौजूद रहे। अधिकारियों को बाढ़ से बचाव को लेकर युद्ध स्तर पर तैयारी करने के लिए कहा गया है। तो सभी बंदे हमारे सुरक्षित रहें और किसी प्रकार का जनधन हानि न हो, इसकी हम लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग दौड़े पर निकले। जौनपुर पुलिस ने 3 शातिर चोरों को 7 देशी बम के साथ गिरफ्तार किया है। साथ ही निजी स्कूल में चोरी का खुलासा कर दिया है। चोरी किए गए कंप्यूटर सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक सामान समेत कुल 5,86,000 सामान मिला है। बिल्कुल सही ढंग से, क्योंकि बहुत अच्छा इसमें सुराग रशी, पता रशी और टीमों ने काम किया, इसलिए सही मूल्य माल सहित ये पकड़े गए हैं। और ये इस तरह की घटनाओं को ये अभी अंजाम दे रहे थे, लेकिन ये पकड़े नहीं जा रहे थे, लेकिन ये बहुत सही ढंग से पकड़े गए हैं और सही अनावरण हुआ। सर, कितने मुलजिम पकड़े गए? इसमें 3 मुलजिम पकड़े गए। रुक रहे हैं यहां पर ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।